हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड को देखते हुए, और साथ ही अभी जो जेई मेंस का पेपर होने वाला है उसके लिहाजे से भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका, जिसमें से मैंने कल आपका पहला लेक्चर लिया था। उस पहले लेक्चर में आपको बेसिक चीजें बताई थी उपसय संयोजी यौगिक के बारे में। आज उसी के आगे का नया आपका टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आज सारे आयुक्तिक नेम कैसे बनाते हैं आज उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो सीधे सीधे पूछता है, डिफाइन वर्नर्स थ्योरी, एक्सप्लेन वर्नर्स थ्योरी विद सुटेबल एग्जाम्पल, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की भी हम लोग चर्चा आज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेगेंडो के नाम की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले भाई आपके पास मैं दो जनरल आपको एग्जाम्पल लेके काम करूंगा ताकि आप आसानी से समझ जाओ। सबसे पहले मैंने इसमें एक सी ले लिया, इस सी में यहां पर मैंने ले लिया एम, और ये हो गया आपका एल, और यहाँ हो गया एक्स। ये एक टाइप तो ऐसा मिलेगा कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड ऐसा मिलेगा कि ये होगा एम, ये एल होगा, ये एक्स है, और इसके पीछे पीछे आपका हो जाएगा। और जब ना तो ये होगा ना तो ये होगा तो इधर कोई ना कोई आपके चार्ज आ जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल इसका भी ले ले रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक्स और यहाँ पर या तो प्लस हो जाएगा या तो ये तीन टाइप के आपको कंपाउंड मिलेंगे जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है, और वैसे हैं तो और भी हम बता देंगे एक दो एग्जाम्पल लेकर के। और अगर आपको और थोड़ा केवल गहराई से देखना है तो आप प्ले लिस्ट में एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल आपको बताई गई है। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इस वाले की यदि हम लोग बात करें तो फर्स्ट नंबर में आपको ये लिखना है, जैसा है वैसे ही लिखना है, कोई इसमें उसमें जो गिनती है उसके बारे में सोचना नहीं है। इसके बाद सेकेंड नंबर में आपको लेगेंड लिखना है, और जो एक्स लगा है उसको गिनती के अकॉर्डिंग लिखना है। थर्ड नंबर में आपको एम लिखना है, और इस एम के साथ में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी। जब इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर में ये लिखोगे, सेकेंड नंबर में आपका इसको लिखोगे विद ऑक्सीडेशन स्टेट, और थर्ड नंबर में आपको ये लिखना। बिल्कुल सिंपल सी आपको बात बता दे रहा हूँ। और इसमें अगर होगा तो ये दोनों है ही नहीं तो बस फर्स्ट इसको मान लेना, सेकेंड इसको मान लेना, बस। अब रूल में क्या क्या आपको ध्यान देना है। अगर लेगेंड की हम लोग जब चर्चा करें, ये तो जो करते हुए लिखना है उसमें कोई चेंजमेंट करते ही नहीं है, लेकिन लेगेंड में ही आपको चेंज करना। तो लेगेंड जब चर्चा करेंगे, अगर किसी भी लेगेंड के लास्ट में आई आ रहा है तो इसको आपको कर देना है आई टू, मतलब ई हटा के ओ कर देना है। अगर किसी के उसमें आइट आ रहा हो तो इसको कर देना आई टू। अगर किसी के उसमें एट आ रहा है तो इसको कर देना है ए टू। तीन चीज आपको ध्यान देना है। ये आपका निगेटिव लेगेंड की बात हो रही है, निगेटिव लेगेंड में ही ऐसा आता है और पॉजिटिव में नहीं आता। फिर कुछ आपके न्यूट्रल लेगेंड है जिनको आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। जैसे NH3 है, न्यूट्रल लेगेंड है, H2O है, न्यूट्रल लेगेंड है, और CO है, न्यूट्रल लेगेंड है। ये एमीन है, इसको हम लोग कहते हैं एमीन, इसको कहते हैं एक्वा, और इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल, बस इन तीनों को देख लेना है।
इसके बाद अगर पॉजिटिव लिगेंड आ रहा है NH2 NH3 प्लस, तो इसमें ईएम वर्ड जोड़ देते हैं। ईएम वर्ड आपको जोड़ना है। अगर इसका नाम हाइड्रोजीन है, इसका नाम हाइड्रोजीनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजीनियम हो जाएगा। ये नेगेटिव लेगेंड में है। और जो न्यूट्रल लेगेंड है उसको आपको चेंज ही नहीं करना, ज्यों का त्यों नाम हो जाएगा। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ भाई, ना ज्यादा थ्योरी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ना आपको पूरा इमला कहानी लिखवा रहा हूँ। ऐसे ही जो आपके पॉजिटिव लेगेंड होंगे उनमें आपको ईएम जोड़ना है। ऐसे अगर NO प्लस होगा नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। जो भी पॉजिटिव लेगेंड होगा उस पर सब में आपको प्लस चार्ज लगा है, तो उसमें ईएम वर्ड जोड़ देना है। बहुत ध्यान से। इसके बाद एक रूल और देख लो, अगर इस सेंट्रल मेटल के साथ जो लेगेंड लगे हुए हैं, अगर लेगेंड आपके नेगेटिव लगे हुए हैं, अगर लेगेंड ऋणात्मक लगे हैं, नेगेटिव लगे हैं, ऋणात्मक हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु में आपको लगाना है 8। जैसे आयरन होता है तो फेरेट हो जाएगा, कोबाल्ट होगा कोबाल्टेट हो जाएगा, निकेल होगा निकलेट हो जाएगा। सारी चीजें आपको वैसे करनी। अब आपको जैसे एग्जाम्पल में ले लें, सबसे पहला एग्जाम्पल K4CN K4FeCN का होल 6 है। जब मैंने बताया था पोटेशियम है, तो इधर 4 लगा है तो उसको नहीं देखना है, बस आपको पता है कि ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम हो गया। देख लो इससे मैच कर रहा है। सेकेंड में हेक्सा आ जाएगा, सेकेंड में हेक्सा आ जाएगा। सीएन साइनाइड होता है, तो आइड आया तो साइनाइडो हो जाएगा, साइनाइडो हो जाएगा। न्यू IUPAC के अंतर्गत इसको साइनो भी कह दिया, साइनाइडो हो गया। इसके बाद एफी लगा है तो फेरेट हो जाएगा, क्योंकि सीएन आपका ऋणात्मक लिगेंड है। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 4 चले गए, तो ये आपके बनेंगे आपके सिर्फ 2। ये आपका नाम बन गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड हो गया। इस प्रकार से आपको ये नाम आपको बना लेने हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल लिए ले रहा हूँ, यहाँ पर ले, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, और या फिर इसी को यहीं पर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ CONH3 का 5, CONH3 का 5 और CO3, ये आपका हो गया। और इसके बाद इसके पीछे लिखा हुआ है Cl, ये लिखा। तो सिंपल सी बात है। अब देखो दूसरा वाला इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिगेंड है, इन दोनों को अल्फाबेट देखना पड़ेगा। तो एमीन है तो पेंटा एमीन हो गया, पेंटा एमीन हो गया। और ये कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो हो जाएगा, नेटो हो जाएगा। कोबाल्ट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर आपकी इधर आपकी हो जाएगी, तुम्हारी 3 हो जाएगी। और
बाद में क्लोराइड है तो क्लोराइड। इस प्रकार से आप इनके IUPAC नाम आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद वर्नर सिद्धांत की जब हम लोग बात आती है तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। इन अल्फ्रेड वर्नर ने जटिल यौगिकों उपसंयोजी यौगिकों उपसंयोजी यौगिकों या जटिल यौगिकों के गुणों का और उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया। इस अध्ययन करने किया तो फिर इसलिए इन्हें जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। उपसंयोजी यौगिकों का जनक कहे। और इसके बाद एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया जिसे कहा गया वर्नर का सिद्धांत। इस सिद्धांत में अगर हम लोग बात करें तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। जो केंद्रीय धातु परमाणु है, मान लो यही है आपका, ये केंद्रीय धातु परमाणु आपकी दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। एक को कहते हैं प्राथमिक संयोजकता, दूसरी को कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। और प्राथमिक संयोजकता के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये हमेशा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। मतलब ये जो बाहर आपकी चीज लिखी हुई है, ये इन ऋणायनों द्वारा ये आपकी संतुष्ट होती हैं। इन्हें डैश 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 से प्रदर्शित करते हैं और ये आपकी अदिशात्मक होती है। यहाँ पर अदिशात्मक होती है, मतलब इनकी कोई दिशा नहीं, दूसरों पर निर्भर होती है। ऐसे ही दूसरी होती है आपकी द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता जो है लिगैंडों द्वारा संतुष्ट होती हैं। इन्हें आपका इस प्रकार के एरो से प्रदर्शित करते हैं और ये दिशात्मक होती है। मतलब इनमें दिशा एक ही प्रकार की आपकी जो दिशा फिक्स होगी वो होगी, और जब ये अपने आप दिशा फिक्स कर लेगी तो ये अपने आप जो है उसी के हिसाब से सेट हो जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है वर्नर का सिद्धांत। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो CONH3 का 6Cl3 लिखा है। जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो भाई होगा क्या, इसको यहाँ पर बनाए दे रहे हैं। CO आपका बीच में हो जाएगा, ये तो भाई दिशात्मक ही है आपकी, तो एक NH3 यहाँ जाएगा, एक NH3 यहाँ जाएगा, एक NH3 यहाँ जाएगा, एक NH3 यहाँ जाएगा, एक आपका NH3 यहाँ जाएगा, एक NH3 आपका यहाँ। और इन्हीं के साथ में जो Cl3 है ये भी आपकी इन्हीं के साथ में क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। एक Cl आपका यहाँ से लग जाएगा, थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ इसको। एक Cl आपका यहाँ लग जाएगा, एक Cl आपका यहाँ लग जाएगा और एक Cl आपका, ये आपका कहलाता वर्नर का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए, सबको आपको याद रखना। फिर बात आती है कि ये नंबर क्या होता है, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है। भाई प्रभावी परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक संकर अणु के निर्माण के पश्चात उस पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। जब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है तो इसको निकालने का एक फार्मूला बन जाता है। EAN बराबर, यहाँ पर होता है जेड बोले तो परमाणु क्रमांक, माइनस यहाँ पर होता है ON मीन्स ऑक्सीकरण संख्या, प्लस 2 गुणे CN मतलब उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या होती है। तो इस प्रकार से इसको आप निकाल सकते हो। और ये ध्यान देना
एक बार इसको दूसरे उससे पूछ लिया गया था, प्रभावी परमाणु क्रमांक न कह के कह दिया गया था सिज्विक का नियम। सिज्विक का नियम, इसी को हम लोग सिज्विक का नियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमने ले लिया K4 FeCN का होल 6, अगर ये हमने ले लिया तब निकालना है तो केंद्रीय धातु परमाणु की बात होती है तो Fe का होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 4 में से 6 में से 4 चली गई तो 2 हो गया, प्लस 2 गुणे यहाँ पर ऑप्शन संयोजक संख्या 6 है तो ये जाकर के आपकी हो जाती है 6 दूनी 12 में से 2 चले गए और 26 ये हो गए तो 36 निकल गए। इस प्रकार से आप प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या भी आसानी से निकाल सकते। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर कहेगा ये आपका रंगीन होता है और ये आपका रंगहीन होता है, सिद्ध करने को कह देगा। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि ये आपका अनुचुंबकीय है, वो आपका प्रतिचुंबकीय है, ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो पूछते हैं वो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इंग्लिश में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी के नाम से जानते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन अगर घुमाना चाहेगा तो क्वेश्चन कह देगा कि एक कोई सहसंयोजी यौगिक दे देगा, कह देंगे ये अनुचुंबकीय है, दूसरा वाला दे देगा कह देगा प्रतिचुंबकीय है, समझाइए क्यों, और साथ ही कभी कभी जोड़ देगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर समझाइए, वीबीटी के आधार पर समझाइए। तो दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम संयोजकता आबंध सिद्धांत की करें तो संयोजकता आबंध सिद्धांत कहता है धातु परमाणु या आयन लिगेंडों के प्रभाव में अपने N-1 डी NS NP या NS NP और ND ऑर्बिटलों के संकरण का उपयोग करती है। चलिए, जैसे 3D हो गया, 3D के बाद तुम्हारा 4S हो गया, 4P, या तो इनका यूज करेगी और या फिर यूज करेगी 4D, 4S, 4P और 4D, या तो इनका यूज करेगी अपने संकरण के लिए। ये चाहे इसका यूज करे चाहे इसका यूज दोनों में आप कोई ना कोई यूज करेगी। कौन करेंगे? ये आपकी जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो करेगी, और किसके प्रभाव से? लिगेंडो के प्रभाव। फिर sp3d2 या d2sp3 अगर संकरण होगा तो भैया उसकी संरचना होती है, ज्यामिति होती है अष्टफलकी। अगर sp3d2 या d2sp3 संकरण है तो फिर इसकी जो संरचना होगी, ज्यामिति होगी, अष्टफलकी हो जाती है। वहीं पर अगर sp3 और sp3 है तो चतुष्फलकी हो जाएगी, इसी को समचतुष्फलकी कह देते हैं। और जो dsp2 है ये अगर होगी तो ये कहलाएगी भैया वर्ग समतली कहलाती है। दूसरा नंबर है, इस सिद्धांत से चुंबकीय व्यवहार से उसकी ज्यामिति निकाली जाती है। अगर चुंबकीय व्यवहार पता चल जाएगा तो उसकी ज्यामिति हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। फिर कह रहा है कि यदि उपसय संयोजक के निर्माण में ये वाले ऑर्बिटल मीन्स ऊपर वाले ऑर्बिटल यदि यूज हो रहे हैं तो फिर ये कहलाता है आपका निम्न चक्रण। अगर नीचे वाला यूज हो रहा है तो कहलाता है आपका उच्च चक्रण कहलाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है CrNS3 का होल 6, 3 प्लस इसको अनुचुंबकीय कह रहा है, और
एन आई सी एन का होल 4 2 माइनस इसको प्रतिचुंबकी कह रहा है। क्यों? तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है Cr3+। ये इसका 0 होता है इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 3 आएगी इसलिए 3 किया। 1s2 2s2 2p6 हो गया और 3s2 3p6 हो गया, 3d5 हो गया और 4s1 हो गया, साथ ही 4p0 हो जाएगा आपका। तो हमें पहले बनानी होती है यहाँ पर आद्य अवस्था अर्थात ग्राउंड स्टेट बनानी है। तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से विदा भी करने हैं, तो एक तो ये चला जाएगा और 2 आपके यहाँ से चले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा मात्र 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, बाकी इसमें कुछ नहीं थे और इसमें भी आपके कुछ नहीं थे, दोनों में कुछ नहीं थे। फिर इसके बाद इसकी एक्साइटेड स्टेट आएगी, तो ये आपका फिर से वही सेम बन जाएगा, ये आपका सेम बन गया। अब हमें कितने लिगैंड लगाने थे? 6 लिगैंड लगाने थे। 6 में से तो 2 आपके इधर आ जाएंगे, एक आपका NH3 यहाँ हो गया, एक आपका NH3 यहाँ हो गया, एक NH3 यहाँ हो गया, एक NH3 आपका यहाँ हो गया, एक NH3 आपका यहाँ हो गया और एक NH3 आपका यहाँ। ये आपके हो गए। अब 2 आपके डी के यूज हुए, ये वाला 3D था, ये आपका 4s और ये आपका 4p था। तो 2 आपके डी के यूज है, D2 हो गया, एक आपका S का यूज हुआ, 3 आपके P के यूज है। तो देखिए यहाँ पर D2sp3 जब है संकरण तो उसको हम लोग ज्यामिति क्या कहते हैं? अष्टफल की ज्यामिति है। तो ज्यामिति तो इसकी हो गई अष्टफल की, अष्टफल की हो गई। और उसने कहा कि ये अनुचुंबकीय होता है। भाई हमें पता है, इसने अपना आंसर खुद दे दिया है कि अनुचुंबकीय की जब बात होती है, अनुचुंबकीय की जब बात होती है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और हो सकता है कि आपसे यहीं पर कह देगा वो कि चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए कह देगा। तो म्यू इक्वल टू √n+2 ये फार्मूला से आप चुंबकीय आघूर्ण आसानी से निकाल सकते हो। n बराबर यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। फिर जब हम लोग बात करते हैं इसमें Ni है, Ni के ऊपर चार्ज लग जाएगा आपका 2+ का, 1s2 बनेगा, 2s2 बनेगा, 2p6 बनेगा और 3s2 हो जाएगा, 3p6 बन जाएगा, 3d8 बन जाएगा, 4s0 बन जाएगा। 28 होता है, 28 में से 2 तो निकल गए, आपके 26 बचे। फिर इससे आपको क्या करना है, वही काम करना है, यहाँ से 3d वाला बनाना है, ये 3d हो गया। यहाँ पर 4s बनाना है और यहाँ पर 4p0 होगा, 4p। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये आपके इलेक्ट्रॉन आपके 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर जिसको कहते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट जब बनाएंगे भाई, चूंकि जो Cn होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा भैया तो ये आपका क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है तो पेयर कर, फिर यहाँ पर आपके ये आ जाता है। 4 आपको Cn लगाने थे, जिसमें से एक तो यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक आपका यहाँ। तो आप देख लीजिए एक S का यूज हुआ है और एक D का यूज हुआ है, 2 P के यूज हुआ है। तो D2sp3 इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, DSP2 देख लीजिए आप, वर्ग समतली।
इस प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, आपको ध्यान देना। फिर एक क्वेश्चन ऐसे जनरली हम बता देंगे कि एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जो उपसय संयोजी यौगिक होते हैं उनका जैव तंत्र में क्या यूज है, क्या महत्व है। क्वेश्चन आएगा उपसय संयोजी यौगिकों का जैव तंत्र में क्या महत्व है। तो जैव तंत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में जो रक्त पाया जाता है उस रक्त के साथ जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन में संकर आयन ही होता है, संकर यौगिक ही होता है। और संकर यौगिकों में यदि धातु की बात करें तो वो होती है आयरन, जो केंद्रीय धातु परमाणु का काम करती है। ऐसे ही दूसरा जो आपका है, जो क्लोरोफिल होता है प्लांट में आपका, वो क्लोरोफिल भी आपका पार्ट होता है संकर यौगिक से बना हुआ, जिसमें मैग्नीशियम केंद्रीय धातु परमाणु। और तीसरा जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 भी हमारे रक्त में रक्त को मेंटेन करने का काम करता है। इसलिए देखा होगा जब रक्त की कमी हो जाती है तो विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और विटामिन B12 अगर हमारे शरीर में नहीं होती है तो आपको पता है तो रक्त का थक्का नहीं, जो विटामिन B12 अगर नहीं होगा तो फिर एनीमिया की बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु। इसके बाद एक सिद्धांत हमारा बचा हुआ जिसे हम लोग कहते हैं वर्नर का सिद्धांत और समावयवता। इसकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप